हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी एकदम भला चंगा जबरदस्त हूँ। आज के सेशन के अंदर बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीओएस फॉर इंटरनेशनल सप्लाईज। तो बेटा इंटरनेशनल सप्लाई कब होती है? जब आपका या तो रेसिपिएंट या तो सप्लायर या तो सप्लायर दोनों में से कोई एक आउट ऑफ आर टैक्सेबल टेरिटरी हो। टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर है तो बेटा माना जाएगा कि इंटरनेशनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अब इंटरनेशनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज को डील करता है पीओएस के लिए सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 में हम लोग सबसे पहले जाते हैं डिफॉल्ट सेक्शन में। डिफॉल्ट सेक्शन बोलता है कि बेटा अगर आपका ठिकाना कहीं ना लगे 13(3) से लेके 13(14) तक, तो आप मेरे पास आ जाना, भागते हुए चले आना। और इस सेक्शन के अंदर बोला जाता है कि पीओएस लोकेशन ऑफ आर होती है हमेशा। रेसिपिएंट की लोकेशन जहां पे भी होगी वही माना जाएगा उसका पीओएस है। जैसा मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में जो जगह मैंने खाली दी उसमें एग्जाम्पल आपको लिखना है, स्वयं लिखना है। बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, लिखेंगे जरूर बेटा। जो जो लिखेंगे बच्चे उनके लिए दिमाग में चीजें और क्लैरिटी के साथ में आती जाएंगी। जो नहीं लिखेंगे बेटा उनके लिए क्लैरिटी लाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। उसका रीजन यही है बेटा कि क्लैरिटी लाने के लिए आपको खुद भी थोड़ी सी मेहनत जो है वो करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए मैंने जर्मनी से इंपोर्टेशन करा है, इंपोर्टेशन ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज, ठीक है। इंटीरियर डिजाइन सर्विस मैंने इंपोर्ट करी है वहां से। तो बेटा इस केस के अंदर आर की लोकेशन मतलब मेरी लोकेशन दिल्ली है, तो पीओएस भी क्या होगी बेटा? दिल्ली ही होगी। अगर मेरा एड्रेस नहीं पता सप्लायर को या मेरा एड्रेस रिकॉग्नाइज नहीं है तो बेटा अदरवाइज केस के अंदर एस की लोकेशन ही पीओएस मानी जाएगी। फिर मान लीजिए इसमें ये नहीं बताया कि मैंने सर्विस रिसीव कहाँ करी है। अगर मेरे को ये नहीं पता चला तो सर्विस सर्विस रिसीव कहाँ करी तो सप्लायर की लोकेशन ही बेटा पीओएस मानी जाएगी फिर। आशा करता हूँ आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई हो। अब हमारे पास सेक्शन शुरू होते हैं 13(3) से लेके 13(14) तक। ये 13(14) तक जो सेक्शन है हमें आगे के इश्यूज क्लियर करेंगे। हाँ, अगर वहां पे कहीं पे भी हम लोग नहीं निकाल पाते हैं अपने पीओएस तो बेटा हमें फिर 13(2) में ही वापस आना पड़ेगा। 13(3)A और 13(3)B ये वैसी ही है जैसे 12 में था। 13(3)A का मतलब क्या है? प्लेस सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन गुड्स। हम लोग सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं गुड्स के ऊपर। अच्छा, कैसे सर्विस? देखिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स फिजिकली मेड अवेलेबल। वो गुड्स फिजिकली अवेलेबल कराए गए और उनके ऊपर फिर सर्विस दी गई। ठीक है, समझ में आता है यहाँ तक? ठीक है। तो बेटा उसके लिए पहला नेचर हुआ। दूसरा नेचर हमारे पास है सर्विसेज प्रोवाइडेड वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो मैं पहले वाला आपको समझा दूं पहले। तो नेचर ऑफ सर्विस जो पहले वाला है इसका पीओएस कैसे निकालेंगे वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आइए, एक एग्जांपल यहाँ पे GG1 में लिख लेता हूँ आपके लिए। ये क्लास नोट्स आपको बेटा यहाँ पे रखने हैं अपने पास और बहुत जरूरी है कि आप रखें। ठीक है जी। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि मान लीजिए एक कंपनी है सचिन जेट। ठीक है, सचिन जेट है। ठीक है, सचिन जेट एक कंपनी है। जैसे स्पाइस जेट होती है वैसे सचिन जेट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इट गेट्स इट्स एयरक्राफ्ट, उनका एक एयरक्राफ्ट है बेटा, वो उसकी रिपेयरिंग करवा रहे हैं। रिपेयर्ड रिपेयर्ड बाय द प्रोफेशनल्स कॉल्ड फ्रॉम जर्मनी। तो बेटा आपको ये बात कुछ समझ में आई? हाँ सर, समझ में आई। यही मैं आपको ऊपर बता रहा था कि आपने गुड्स के ऊपर सर्विसेज सर्विसेज ली हैं और उसका फिजिकली वहां पे होना बहुत जरूरी है। तो उस केस के अंदर पीओएस कैसे निकलेगा? ये यही केस है। देखिए दोबारा पढ़ो उस लाइन को, समझ में अब आ जाएगा। सर्विसेज प्रोवाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स फिजिकली मेड अवेलेबल बाय द रिसीवर टू द सर्विस प्रोवाइडर, है ना? ये यही बात तो बोलता है। हाँ सर, तो इस केस के अंदर बेटा, इस केस के अंदर पीओएस कैसे निकाला जाएगा? आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर पीओएस देखो कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर फिजिकली परफॉर्म सर्विसेज द लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। तो बेटा जहाँ सर्विसेज दी जा रही हैं, जहाँ दी जा रही है वही माना जाएगा कि उसका क्या है? पीओएस है। तो बेटा इस केस के अंदर जो मैंने आपको अभी बताया, हालांकि ये सर्विसेज कहाँ दी जा रही हैं? आज देखो, ये जर्मनी से तो हमने बुलाया है, मान लो सर्विसेज परफॉर्म्ड कहाँ हो रही है? परफॉर्म्ड एट आईजीआई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। तो आईजीआई में हो रही है तो पीओएस माना जाएगा दिल्ली बेटा। तो जहां पे ये सर्विसेज परफॉर्म करी जा रही हैं वहीं पे इसका पीओएस माना जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, बहुत अच्छे समझ में आई, इसमें तो कोई ना समझने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, अगर यही सर्विस इलेक्ट्रॉनिक मीन से दी जा रही हो इन रिलेशन टू टेंजिबल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी तो कोई सर्विस दी जा सकती है। हाँ सर, दी जा सकती है। अच्छा, अगर सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक मीन से दी जा रही है
तो एक्चुअल लोकेशन ऑफ द गुड्स, एक्चुअल लोकेशन ऑफ द गुड्स, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो देखो बेटा, अगर मान लो मेरे पास कोई फोन है, उसकी डायग्नोस की सर्विस, मान लो मेरे पास कोई मोटो का फोन है, उसका डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब ट्रबल शूटिंग वगैरह मुझे ऑनलाइन कुछ करनी थी, तो मैंने उसकी ऑनलाइन सर्विस किसी बाहर वाले बंदे से ली। अब क्योंकि मैंने सर्विस इंपोर्ट करी है तो पीयूएस सेक्शन नंबर 13 में निकलेगा। अब यहाँ पे क्या है, इस टेंजिबल गुड्स के ऊपर मैंने इलेक्ट्रॉनिक मोड में सर्विसेज रिसीव कर रहा हूँ, तो जहां पे ये है, जहां पे इनकी लोकेशन है, पीओएस भी वही होगा। तो जहां पे ये है, मतलब मान लीजिए दिल्ली में है, तो बेटा इनकी पीओएस दिल्ली में ही मानी जाएगी। ठीक है, सेक्शन नंबर 13(3) में ज्यादा दम नहीं है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई हो। कहते हैं आंसर समझ में आ गया। अब इस सेक्शन की कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं। एग्जाम्पशन मतलब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, 13(2) हो जाएगा अप्लाई कब? गुड्स आर टेम्परेरी इंपोर्टेड फॉर रिपेयर, ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्टेड आफ्टर सच एक्टिविटी। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना और ध्यान रखना है इस पॉइंट के बारे में। जीजी नंबर 3 लिख लो कि अगर मान लो इन GG1 स्पाइस जेट वाली कंपनी यहाँ पे खाली इंपोर्ट कर रही है, जैसे मान लो इन GG1 तो छोड़ दो, चलो मैं दूसरा एग्जांपल दूं आपको। एग्जांपल ले लीजिए, स्पाइस जेट इंपोर्टेड इन इंडिया द सर्विसेज ऑफ जेट ओवरसीज लिमिटेड फॉर टेम्परेरी नेचर। मतलब उन्होंने सर्विस यहाँ पे इंपोर्ट करी खाली इसलिए ताकि रिपेयर हो सके, रिपेयर के बाद वो यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा यहाँ पे मैं इसको और क्लैरिटी से लिख दूं थोड़ा, मुझे लगता है कि आपको और क्लैरिटी से बताना पड़ेगा यहाँ पे, जब भी आपको ये बात समझ में आएंगी। ठीक है, चलो मैं और क्लैरिटी से लिख देता हूँ। देखो, दो सिचुएशन हो सकती है। पहली बात तो आप यहाँ पे जेट लेके आए थे बिजनेस करने के लिए, वो खराब हो गए, आपने यहाँ पे रिपेयर सर्विस ली, तो डेट मीन्स आपने अगर यहाँ पे रिपेयर सर्विस ली तो पीओएस यहाँ पे फिर होगा आपका। फिर वो ऊपर वाले एग्जांपल में आप आ गए। लेकिन मान लीजिए इंडिया में कोई बंदा है, इंडिया में कोई कंपनी है, उसने किसी एयरक्राफ्ट को यहाँ मंगाया रिपेयर करने के लिए, और रिपेयर के बाद वो चला जाएगा, जैसे जॉब वर्क होता है एक तरीके से। तो बेटा उस सिनेरियो के अंदर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, फिर 13(2) अप्लाई होगा। ठीक है, अब मेरी बात को समझे। हाँ, गुड्स आर नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पस इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफाइड एक्टिविटी। तो बेटा ये भी बात वही बोल रहा है कि जिसके लिए हमने इंपोर्ट किया बस उसके लिए यूज किया फिर भगा दिया, यहाँ से जॉब वर्क वाली कहानी बेसिकली यहाँ पे अप्लाई होती है। ठीक है, अदर यूज के लिए पुट ऑन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने रिपेयरिंग के लिए मंगाया था, तो मैंने रिपेयर किया, देन उसको वापस सेंड कर दिया और यहाँ पे वो यूज नहीं हुआ, तो बेटा यही माना जाएगा कि उसकी पीओएस सेक्शन नंबर हमारे 13(3)A में नहीं निकलेगी, 13(3)(2) में निकलेगी। फिर आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, या इसमें आपको एक और एग्जांपल चाहिए? चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको और, है ना, आप भी क्या याद रखोगे यार। चलो, लेकिन ये एग्जांपल बेटा आपके जो नोट्स वाला पार्ट मैंने आपको नोट्स के एंड में दिया हुआ है ना, नोट्स लिखने की जगह वहां पे जरूर लिख लेना। GG4 में मान लो हमने इंपोर्ट किया गुड्स फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से इंपोर्ट किया एंड रिपेयर पर्पस के लिए किया था। मैं एग्जांपल ढंग से नहीं लिख रहा हूँ, पर समझना मेरी बात को, है ना। रिपेयर पर्पस के लिए किया, फिर हमने यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, या तो हमने रिपेयर पर्पस के बाद उसको यहाँ पे इंडिया में यूज किया, देन सेंड किया वापस वहां पे, एक्सपोर्ट कर दिया, या तो बेटा हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने उसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया, यूज नहीं किया। तो आपको एक बात समझनी है, अगर आपने यूज किया है तो बेटा 13 फिर 3 लग जाएगा, अगर आपने यूज नहीं किया ऐसे ऐसे ही एक्सपोर्ट कर दिया तो 13(2) लगेगा। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं घुसेंगे क्योंकि ये सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। जिसको 12 समझ में आ जाएगा उसको 13 भी समझ में आ ही जाएगा फिर। ठीक है, अब 13(3)B के ऊपर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। 13(3)B क्या बोलता है? Services supplied to an individual represented either as a service receiver or a person acting on behalf of the receiver, which require physical presence of the recipient or the person acting on his behalf with supplier for the supply of services। इतनी सारी बातें लिखी हुई है फालतू की, लेकिन यहाँ पे मेन बात जो हमारे पास है वो यही है, सर्विसेज रिक्वायरिंग द फिजिकल प्रेजेंस, मतलब उस बंदे को वहां पे फिजिकली प्रेजेंट प्रस्तुत होना चाहिए इंडिविजुअल को, रेसिपिएंट और द रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विद द सप्लायर, मतलब सप्लायर तो वहां होगा ही, उस इंडिविजुअल को भी वहां पे होना जरूरी है। तो बेटा आप जानते ही हैं, जो हमारी पर्सनली अवेलेबल वाली सर्विस जैसे डॉक्टर की होती है, मान लीजिए, अब आपको पता है ना बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं कैंसर का इलाज कराने बाहर, तो उस सिचुएशन के अंदर उनको फिजिकली वहां पे उपलब्ध होना पड़ता है। ठीक है, सप्लायर के पास या तो रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, वैसे इलाज में तो खुद ही होते हैं, लेकिन मान लो कोई और सर्विस है जैसे बिजनेस डीलिंग है कोई, तो कंपनी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकती है वहां पे। ठीक है, समझे मेरी बात को।
अब इस एग्जाम्पल को उल्टा कर दो, बाहर से कोई इंडिया में आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, हाँ सर ऐसा भी हो सकता है। इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहां पे सर्विसेज परफॉर्म हो रही हैं। अगर इंडिया में है तो इंडिया में पीओएस है, अगर बाहर है तो बाहर है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, टूरिस्ट अवेलिंग स्पा सर्विसेज इन इंडिया। अब वो बाहर से यहाँ पे आया, स्पा सर्विस ली है उसने, तो पीओएस इंडिया माना जाएगा। अब मेडिकल प्रोसीजर रिक्वायरिंग द रेसिपिएंट प्रेजेंस इन इंडिया, अगर इंडिया में आके कोई इलाज करवा रहा है अपना, तो उसका पीओएस इंडिया माना जाएगा। अगर कोई बाहर जाके करा रहा है तो बाहर माना जाएगा पीओएस। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी कहानी है। अच्छा, अब हमारे पास आ गए यहाँ पे 13.4 है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेशन वाली सर्विसेज। सबसे पहला, प्लेस सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहला क्या, ये पूरा सेक्शन यही बोलता है, लीज और राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन इंटरनेशनल पर्पस वाली बात है तो पीओएस यहाँ पे कैसे निकाली जाएगी, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है। अगर बन रही है तो बाद में पता चलेगा कहाँ लोकेट होगी ना। तो जैसे मान लो मैंने अपना अमेरिका वाला फ्लैट किराए पे चढ़ा दिया, तो बेटा फिर तो ये माना जाएगा इसका पीओएस अमेरिका। अगर मैं रहता अमेरिका हूँ लेकिन दिल्ली में मेरे पास कोई प्रॉपर्टी मैंने किराए पे चढ़ा दी, तो उसकी पीओएस बेटा दिल्ली मानी जाएगी। ठीक है सर, कुछ भी हो यहाँ पे, राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी, होटल अकोमोडेशन भी आ गया, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज भी यहाँ पे कवर है। ओके सर, आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट भी है, ये भी बात आप याद रखना, इसके अंदर रियल एस्टेट एजेंट भी आपको लिख लेना है। रियल एस्टेट एजेंट, ऑक्शनर, इंजीनियर, सिमिलर एक्सपर्ट, एक्सपर्ट सॉरी, ये यहाँ पे आप लिख लो। इट शैल, नोट्स में ऐड कर लो, इंक्लूड एनी सिमिलर एक्सपर्ट, जैसा इंजीनियर है ना, सिविल इंजीनियर जैसा होता है यार। आप समझते हैं इस बातों को, आपने सेक्शन नंबर 12 बहुत अच्छे से पढ़ा, तो आप ये बात समझते हैं। तेरा नंबर 5 मतलब 13.5। 13.5 क्या है, एडमिशन वाली है। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स, तो बहुत सिंपल है यार, जहाँ पे इवेंट होगा वही माना जाएगा। जैसे दिलजीत दोसांझ ने मान लो अगर बाहर जाके कहीं कॉन्सर्ट करा, तो जहाँ पे बाहर किया वही पीओएस है। किसी बाहर वाले सिंगर ने यहाँ पे आके किया, जैसे कोल्ड प्ले ने, तो बेटा वो पीओएस फिर यहाँ पे है। सिंपल सी बात है, इसके अंदर आपका पीओएस एडमिशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा आपको ये बात समझनी है, 13.6 और 13.7 क्या बोलता है, 13.6 और 13.7 सगा सेक्शन है 13.5 का, 13.5 का। और हाँ, 6 और 7 बोलता है बेटा जहां पे मोर देन वन लोकेशन पे 13, 3, 4 या 5 की सर्विस दी गई है। मल्टीपल लोकेशन ऑफ 13, 3, 4 एंड 5। तो बेटा जो सर्विसेज हमें 13, 3, 4, 5 में दी जा रही है, मल्टीपल लोकेशन पे भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए रिपेयर की सर्विस मैंने दिल्ली में भी दी, लखनऊ में भी दी, तो क्या होगा उसमें, तो बेटा सब में प्रोपोर्शनेटली बांटा जाएगा। सिंपल सी बात है, वैल्यू को आप डिवाइड कर दो, दो से आपसे पीओएस निकाली जाएगी सबकी अलग अलग। If services under 13.3, 4, 5 are provided at multiple location including a taxable territory, the place of supply is deemed to be in the taxable territory। जैसे मान लो मैंने एक तो दिल्ली में दिया और दूसरा मेरा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी था, तो बेटा पूरी की पूरी जो सप्लाई है वो दिल्ली में मानी जाएगी, फिर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं मानी जाएगी। सर्विसेज परफॉर्म्ड इन मल्टीपल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड प्रोपोर्शनली बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज। तो आपको एक बात याद रखनी है, एक तो ये हो सकता है टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल में दिया तो टैक्सेबल पीओएस माना जाएगा। अगर मल्टीपल स्टेट में दिया है, टैक्सेबल टेरिटरी में तो है लेकिन मल्टीपल स्टेट इन इंडिया है, तो बेटा प्रोपोर्शनली बांटा जाएगा। फिर उसके लिए सेक्शन नंबर 13, 6 और 7 आपके लिए खड़े हुए हैं। ठीक है जी बेटा, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अलग अलग बांट के फिर उस हिसाब से जीएसटी की लायबिलिटी निकालनी है। अच्छा 13.8 आ गया अपने पास। 13.8 क्या है, 13.8 हमारा सेक्शन जो है वो स्पेसिफाइड सर्विस की बात करता है। सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंकिंग, फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी टू अकाउंट होल्डर्स, इंटरमीडिएट सर्विसेज, हायरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट और वेसल्स फॉर अप टू 1 मंथ। तो स्मॉलर पीरियड के लिए तो बेटा यहाँ कवर है, स्मॉलर पीरियड, स्मॉल पीरियड के लिए। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन, किसकी लोकेशन, सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन बेटा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मैं बैंक हूँ, अब मैं बैंक हूँ, मैं इंटरनेशनल सर्विस किसी इंटरनेशनल कस्टमर को दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैं बैंक हूँ इंडिया का, पीएनबी बैंक, अब मैं सर्विस दे रहा हूँ जॉन को जो अमेरिका में है। तो बेटा जो मेरी लोकेशन है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे रहता हूँ ना, मतलब मेरा पीएनबी बैंक यहाँ पे भारत में है, तो मान लो मुंबई स्टेट में है, तो महाराष्ट्र पीओएस माना जाएगा। अमेरिका की स्पेलिंग गलत है सर, अरे भाई इतना नोटिस मत करो चीजों को, हम तो जल्दी जल्दी बस कवर करने की इसकी फिराक में है। और अगर आपने हायरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट किया है, अगर एयरक्राफ्ट किया है तो इसमें कवर नहीं है, वेसल किया तो नहीं है। वेसल मतलब जो पानी पे चलते हैं, तो बेटा इसमें क्या आएगा, मोटर व्हीकल। अगर मोटर व्हीकल 1 महीने के लिए आपने हायर करी है लेकिन इंटरनेशनल होनी चाहिए, तो बेटा जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी पीओएस मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए टूर एंड ट्रैवल एजेंसी है, मेरी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी है, लेकिन मेरी गाड़ियां जो है ना वो कनाडा में भी चलती हैं,
तो आपने मान लो यहीं से कनाडा में हायर कर लिया एक टैक्सी को। अब मेरी पीओएस जो होगी सप्लाई में, वो होगी मेरी टूर एंड ट्रेवल वाली लोकेशन जहाँ पे मेरा ऑफिस है, सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन है यहाँ पे। ठीक है सर। अच्छा 39 आ गया हमारे पास में, चलो 39 39 39 39 भी हमको करना है। जो सर्कुलर है बेटा वो अलग से मैं आपको कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, अभी 39 देख लो। ओके, यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑमिट हो गया बेटा, ये तो सेक्शन हमारा अक्टूबर 2023 से। तो बेटा इसकी जो सप्लाई है वो कहाँ निकलेगी, 13(2) में निकलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी सेक्शन खत्म हो गया है। PO the service of transportation of goods other than through mail and courier in case where location of supplier, ये सब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब बेटा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 13(2) में निकलेगी, तो फिर कुछ भी हो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के रिलेटेड तो 13(2) में चले जाएंगे आप। अच्छा 13(10) में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन अ कन्वीनियंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। जैसे मान लीजिए आप दुबई से बैठे और दिल्ली आ रहे हैं, तो बेटा दुबई माना जाएगा कंटिन्यूअस जर्नी। आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, जहाँ पे स्टॉप्स नहीं होते हैं या आप चेंज करते हैं लेकिन रुकते नहीं है, पूरी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। चलिए 13(11) सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड कन्वीनियंस। बोर्ड कन्वीनियंस आप जानते हैं, जब प्लेन उड़ रहा है, गाड़ी चल रही है या वेसल चल रहा है, उसके बीच में अगर आप कोई सर्विस लेते हैं, तो जहां से आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर होता है, डोमेस्टिक में भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, वही माना जाएगा आपका पीओएस। अच्छा OIDAR सर्विसेज जो होती हैं बेटा, उसकी मानी जाएगी रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। रेसिपिएंट डीम्ड इन टैक्सेबल टेरिटरी इफ टू कंडीशंस आर मेट। ये माना जाएगा डीम्ड कि अगर बेटा इनमें से कोई भी दो, एनी टू कंडीशन मैट हो जाती है तो डीम्ड माना जाएगा। OIDR सर्विस क्या होती है, जैसे हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेसिबल और ट्रैवल सर्विसेज उसको कहते हैं। जैसे फेसबुक यूज किया, ट्विटर यूज किया, तो बेटा इसको OIDR सर्विसेज कहते हैं। इनके ऊपर पहले जीएसटी का कुछ भी बात नहीं था, अभी है। टैक्सेबल हो गया, आपको भी पता होगा कि अभी जीएसटी वगैरह की एरिया में आ गया फेसबुक। फेसबुक जो सर्विस देता है, एडवर्टीजमेंट सर्विस भी जो देता है ना सप्लायर को, वो भी अब कवर है, तो आपको ये बात पता होगी। अच्छा ये माना जाएगा कि वो टैक्सेबल टेरिटरी में है रेसिपिएंट, भले से हो या ना हो, मान लिया जाएगा कि वो है कब, जब उसका बिलिंग एड्रेस टैक्सेबल टेरिटरी में हो, या उसका आईपी एड्रेस टैक्सेबल टेरिटरी में हो, या पेमेंट जो उसने करी है वो टैक्सेबल टेरिटरी के कार्ड से करी है, या जो बैंक अकाउंट यूज किया वो टैक्सेबल टेरिटरी में है, या जो सिम कार्ड है वो टैक्सेबल टेरिटरी में है। जैसे मान लीजिए अब कोई सर्विस ली गई, कोई सर्विस ली गई, ठीक है, OIDAR की, मान लो फेसबुक से मैंने कोई सर्विस ली, या फेसबुक छोड़ दो, मैंने मान लो किसी वेबसाइट से कोई सॉन्ग डाउनलोड किया, है ना, डाउनलोड कर सकते हैं ना सॉन्ग, सॉन्ग डाउनलोड किया। अब इस वेबसाइट ने मेरे को बोला कि सॉन्ग डाउनलोड करने के आपको मुझे 19 रुपीज देने हैं। मैंने कहा ओके दे देंगे, 19 रुपीज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पे कर देंगे। अब मान लीजिए मैं दिल्ली में था, ठीक है, या मान लो दिल्ली में नहीं, मैं इसको और अच्छा एग्जांपल बनाता हूँ आपके लिए। दिल्ली में नहीं, मान लो मैं लंदन में था, ठीक है, लेकिन मैंने सॉन्ग डाउनलोड किया, 19 रुपए देने हैं मुझे। तो मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, इंटरनेट तो हर जगह। मैंने सॉन्ग डाउनलोड किया, 19 रुपए मेरे को पे करने। अब अगर इनमें से कोई दो कंडीशन फुलफिल हो जाती है जो यहाँ पे लिखी है, तो मान लिया जाएगा कि मैं भले से लंदन में हूँ, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हूँ, फिर भी मान लिया जाएगा मैं टैक्सेबल टेरिटरी में हूँ, और पीओएस भी बेटा वही हो जाएगी फिर। ठीक है, मतलब टैक्सेबल टेरिटरी हो जाएगी। कब होगा देखो, जब मैंने 19 रुपए के सॉन्ग खरीदा, तो वहां पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन भरने पे समय पे वो पहले से भरी थी। मैं उस समय लंदन में था, लेकिन मैं हूँ तो कोर्स दिल्ली का ना, तो मेरी बिलिंग इक्वेशन ऑलरेडी वहां पे फिल थी दिल्ली। मैंने जो पे किया वो जीपे से किया, गूगल पे किया, तो बेटा वो मेरा बैंक अकाउंट से गया, जो कि बैंक अकाउंट कहाँ पे मेंटेन था, मेरा दिल्ली में। तो बेटा जैसी मेरी दो कंडीशन फुलफिल हुई, तो OIDAR सर्विसेज जो मैंने वहां पे रिसीव करी, हालांकि मैं नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में था, सप्लायर तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है ही है, मैं भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में था, उसके बावजूद भी मुझे इसके ऊपर पीओएस निकालने के लिए वो अपना लोकेशन देखना पड़ेगा जहां पे मेरा बिलिंग एड्रेस था, मतलब दिल्ली। तो पीओएस यहाँ पे केस में हो जाएगा दिल्ली। ओके सर, हमारा हो गया चैप्टर खत्म। मैंने नोट्स की आपको जगह दी है, इसके अंदर जरूर आप प्यारे प्यारे अपने नोट्स लिखना, जो भी मैं एडिशन आपको ऊपर मैंने एग्जांपल वगैरह कराया है ना, ये क्लास नोट, तो आप कोशिश करना कि इसी में लिख लो। फिजिकल नोट्स अब अवेलेबल हो गए सीएमए इंटरमीडिएट के लिए, फाइनल के लिए भी थोड़े दिन में डाल देंगे। हमने पीओएस वाला चैप्टर पूरा खत्म कर लिया, अब हमको अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो अब छोटे छोटे चैप्टर हैं, फटाफट फटाफट प्यारे प्यारे चैप्टर शुरू करेंगे, खत्म करेंगे। एग्जामेशन एक चैप्टर है जो बहुत बड़ा है, स्टिल बड़ा है, लेकिन मुझे कराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रीजन बिंग दैट कि एग्जामिशंस में
आपको पता है कि बहुत सारी सप्लाई ऐसी हैं जो जीएसटी जिनके ऊपर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? लॉजिक समझेंगे जितना समझ सकेंगे, वरना सरकार ने बोल दिया नहीं लगता तो नहीं लगता, मानना ही पड़ेगा। तो एक एग्जामिशन चैप्टर है जो अभी बड़ा है, और एक आईटीसी चैप्टर है जो बड़ा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके अलावा कोई चैप्टर बड़ा नहीं है। पीओएस, टीओएस, वीओएस छोटे छोटे निक्के निक्के चैप्टर है भैया, निक्के निक्के। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਚੈप्टਰਾਂ ਨੂੰ ऐसा पाड़ के चाक देंगे कि तुसी देखते रह जाओगे। ठीक है जी। तो ये दिक्कत नहीं करेंगे, 3 चैप्टर बहुत आसान है। और इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए जिन्होंने ये 3 चैप्टर करे हैं ना बेटा, टीओएस, वीओएस और पीओएस, टीओएस, वीओएस, पीओएस, बेटा यही 3 चैप्टर गोल्ड हैं आपके लिए। पेपर भरा रहता ही नहीं सही। ठीक है, इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन कर लो, सोने पे सुहागा हो जाएगा। रिटर्न कर लो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। और टैक्स इनवाइस कर लो। ये सारे चैप्टर करते ही बेटा आपके 40 प्लस मार्क्स, तो बहुत कम बोल रहा हूँ वैसे मैं, लेकिन मैं वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहा हूँ यार, 40 नंबर का तो कम से कम इनमें से आता ही आता है। अगर आपने बेटा वाह भाई वाह आईटीसी और कर लिया इसके साथ, वाह भाई वाह मजा आ जाएगा। फिर तो आईटीसी करते ही नंबर 50 प्लस हो जाएंगे। जैसे ही एग्जामिशन चैप्टर किया 60 प्लस हो जाएंगे। सर एक चैप्टर 10 नंबर का, भाई अंदाजा लगा रहे हैं भाई, बेर मिनिमम ले रहे हैं, ज्यादा नंबर भी बैठ सकते हैं आपके। सारे चैप्टर तो कवर हो गए, बचा ही क्या? क्योंकि आप देखो ना, बचा तो ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। मैंने आपके लिए जो किताब बनाई है, एक बार मैं उसको दिखाऊं आपको, टेबल ऑफ कंटेंट, उसमें देखते हैं ना कितने कितने आपके पास चैप्टर हैं इंटर में। चलिए, जो किताब मैंने आपके लिए बनाई है उसको भी मैं यहाँ पे आपके लिए खोल लेता हूँ। विजिबल हुआ? नहीं हुआ, अभी हो जाएगा। हो गया? हाँ सर, हो गया। देखिए कितनी बढ़िया किताब मैंने आपके लिए बनाई है। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाइए। देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने कौन कौन चैप्टर खत्म कर लिए। इंट्रोडक्शन तो बहुत पहले ही कर चुके हैं, सप्लाई खत्म कर चुके हैं, कंपोजिट मिक्स सप्लाई भी कर चुके हैं, सेक्शन नंबर 9 10 भी कर चुके हैं, पीओएस भी खत्म। हमारे 5 चैप्टर तो बेटा खत्म है। अब ये मैं बोल रहा था, ये 3 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये भी हो जाएंगे। फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे, एग्जामिशन बड़ा चैप्टर है, इसको करेंगे। आईटीसी फिर उसके बाद बचेगा ही क्या? तो बेटा देखो, मैंने बोला रिटर्न भी कर लो, मैंने बोला टैक्स इनवाइस भी कर लो, और टैक्स इनवाइस और ई वे बिल साथ में है, रिटर्न और ये चैप्टर साथ में, तो बेटा बचा ही क्या फिर? मैं तो आपका पूरा सिलेबस ही खत्म करा दिया। इसलिए बोला हूँ बेयर मिनिमम अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो मेरे साथ, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। अगर आप इन 3 चैप्टर को, ये 3 चैप्टर प्लस सप्लाई, ऊपर वाला सप्लाई चैप्टर, ये सप्लाई अंडर जीएसटी, इन तीनों चैप्टर को और सप्लाई के साथ मिला देते ना, तो बेटा 40 नंबर तो आपके 40 प्लस तो यहीं से बन जाएंगे। सप्लाई चैप्टर अगेन आपके लिए इंटरमीडिएट लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल वाले बच्चों के लिए भी बेटा बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, फाइनल वाले बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है। ये मैं समझना कि मैं इंटर इंटर रट रहा हूँ ज्यादा, तो इंटर के लिए ये नहीं, बेस फाइनल वालों का भी यही है। अभी फाइनल वाले बच्चों के लिए जो अलग से लेक्चर आएंगे, वो सिर्फ फाइनल वाले बच्चों के लिए होंगे, उसमें इंटर वाले बच्चे नहीं दखल अंदाजी करेंगे। ठीक है जी, चलिए हम आज खत्म कर चुके अपना काम आज का पूरा पूरा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करें, क्योंकि लाइक भैया बहुत कम आ रही है मेरे पास, क्योंकि बच्चे वीडियो तो देख रहे हैं, वीडियो रिस्पॉन्स तो दे रहे हैं अच्छा, लेकिन लाइक नहीं कर पाते हैं। भाई ऐसा हालत क्यों? मैं आपके लिए इतनी मेहनत से डेली इतना रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ आपके सेशन के लिए उत्कर्ष बैच में, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा एफर्ट तो डाल ही सकते हैं। लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, जितने बच्चे देखेंगे उनको लाइक जरूर करना है देखने से पहले ही। अगर आप शुरू से अभी तक देख रहे हैं तो आपको पता होगा क्वालिटी कितनी अच्छी है। हमने बहुत डिटेल में चीजों को कवर किया है, आगे भी करेंगे। ठीक है, अभी पेपर के नियर आने के समय पे हम लोग वन शॉट रिवीजन भी लेके आने वाले हैं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे कंटेंट आगे भी मिलने वाले हैं। चलिए, बाय बाय सायोनारा। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर, विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा सायोनारा सायोनारा।